जय हिंद। मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, वेटरन गनर, और कर्नल अनिल धून जो भी वेटरन हैं महार रेजिमेंट से, आप सभी पत्रकार बंधुओं का को नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग अपना समय निकालकर इस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के लिए हमारे साथ हैं। कृपया कर ध्यान रखिएगा कि ना धून साहब पॉलिटिकल हैं ना मैं पॉलिटिकल हूँ, सो हम आपको इसका पॉलिटिकल एंगल नहीं दे पाएंगे। और उसी से रिलेटेड मेरी आप सबसे दरख्वास्त रहेगी कि कृपया कर हमसे जो सवाल आप पूछना चाहें पूछ लें, लेकिन उसका पॉलिटिकल एंगल ना मांगें हमसे, क्योंकि हम उसके ना तो जानकार हैं, ना एक्सपर्ट हैं, ना ही हमारा उसकी तरफ कोई इंक्लिनेशन है। हालांकि हमें पता सब कुछ है, एज अ नागरिक होने के नाते सोशल मीडिया को भी हम देखते हैं सब जगह, और क्योंकि सोशल मीडिया में इस समय ये टॉपिक बहुत बड़ी तौर पर आ रहा है, आप सबके दिमाग में कन्फ्यूजन है, पब्लिक के दिमाग में कन्फ्यूजन है, स्टूडेंट्स के दिमाग में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है, और टॉपिक है अग्निपथ। अग्निपथ स्कीम मेरे लिए मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आप देखें, अग्निपथ स्कीम सोचते ही मेरे रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि मैं रियलाइज करता हूं कि मेरी इंडियन आर्मी और हमारी, आपकी और हमारी डिफेंस फोर्सेस कितनी इंपॉर्टेंट है। इस इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अग्निपथ कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है, या इसमें क्या खामियां हैं। अगर तीनों बात को हम इवैल्यूएट करें निष्पक्ष होकर, तो मुझे लगता है हम लोग सब बहुत ज़्यादा अच्छे देश के नागरिक होंगे, देश के सैनिक होंगे कि यस, हम अपने देश के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। इसे ना तो क्रिटिसिज्म समझा जाए, मैं कहूँगा द बेस्ट फ्रेंड आपके कौन होते हैं? जो आपके बेस्ट क्रिटिक्स होते हैं। वो आपको हर वो चीज़ बताते हैं जो कि आपके लिए अच्छाई के लिए थी, लेकिन आपकी स्कीम में शायद नहीं थी। वो उसको मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ चैलेंजेस। मैं आपको बड़ी, क्योंकि अग्निपथ स्कीम आज की तारीख में किसी के लिए भी नई नहीं है, छोटे मोटे मॉडिफिकेशन ज़रूर हो रहे हैं, और मुझे लगता है होने भी चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि कोई भी जब नई स्कीम देश में, सेना में लगती है, तो वो अपने आप में परफेक्ट नहीं होती। अगर इसको जिम्मेदारी से हम समझेंगे तो आप ज़रूर पाएंगे कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट क्रिटिसिज्म। मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको उसके बारे में अवगत करा रहा हूँ, उसको इवैल्यूएट करके बता रहा हूँ। आपका अपना डिसीजन है कि क्या अच्छा लगा आपको, क्या बुरा लगा। अग्निपथ स्कीम हमारे पास जून 2022 में आई। क्यों आई? सबसे बड़ी बात है क्यों आई। वो इसलिए आई थी क्योंकि हमारे पास उससे पिछले 3 सालों में रिक्रूटमेंट हमने रोक रखी थी। ये अपने आप में फौज के लिए बहुत खराब होता है कि अगर आपका हर साल का जो वेस्टेज रेट है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं, अगर उतने ही लोग आप ना ले पाए। एक साल में हमारे पास तकरीबन 60 से 70 हजार फौजी लोग रिटायर होते हैं। अगर 3 साल का एवरेज लगा लें, 2 लाख के करीब आ जाता है। 75 ले लो, 70 ले लो, जो भी ले लो। मतलब आप फिगर्स के ऊपर मत जाइए, क्वांटिटी के ऊपर जाइए। 3 साल अगर हमने 2 लाख फौजी सो कॉल्ड रिटायर तो कर दिए, लेकिन उसकी बदली नहीं आई, इसका इंप्लीकेशन 3 साल बाद नहीं पता चलेगा। अगर ये चौथा साल हो जाता, 5वां साल हो जाता, अब तब सोचिए क्या। दूसरी बात, इस दौरान अगर लड़ाई होती तब आप क्या करते? मेरे पास हर चीज का आंसर है कि लड़ाई हो जाती है, हम रिजर्व वालों को बुला लेते हैं, हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं। लेकिन नहीं, एक होता है आदमी की जिम्मेदारी, खून से जिम्मेदारी, दिमाग से जिम्मेदारी, जज्बे से जिम्मेदारी। आज अगर आप मुझे बोले जज्बा मेरे में होगा कि मैं आज भी जाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाऊं, लेकिन आज शायद फौज मुझे ना ले पाए। क्यों? क्योंकि उम्र, मैं हर जगह डिप्लॉय नहीं हो सकता। ये जो हमारे पास कमी थी, ये कमी इसलिए आई क्योंकि उस समय हम कंसिडर कर रहे थे कि क्या किया जाए, चाहे वो सरकार की कोई भी कंपल्शन हो। लेकिन एज अ फौजी मैं बड़े ठोक के कहता हूं कि आपको एक दिन की भी लिबर्टी नहीं होनी चाहिए कि आप फौज की रिक्रूटमेंट रोकें। ये अपने आप में हमारे लिए एज अ फौज एक अच्छा स्टेप नहीं है। सो वहां से बात आई कि अग्निवीर क्यों? अग्निवीर कोई स्कीम नहीं थी पहले। हमारा जो आर्मी ने प्रपोज किया था, या हमें जो गवर्नमेंट ने एक तरह से जिम्मेदारी दी थी, वो इस बात की दी थी कि फौज में क्या बदलाव ला सकते हैं।
उस बदलाव के अंतर्गत हमने सोचा था कि हम एक टूर ऑफ ड्यूटी लगाएंगे। ये अग्निवीर वर्ड हमारा नहीं है, फौज का दिया हुआ नहीं है। इसमें ना फौज पहले कभी पड़ी थी, ना उसके दौरान पड़ी थी। जब आपने गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया, एक्ट कर दिया, हमारे लिए कोई भी गवर्नमेंट हो, सर आंखों पर आपने एक्ट बनाकर दे दिया कि अग्निवीर होंगे, हमने आपका उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। टूर ऑफ ड्यूटी क्या थी? टूर ऑफ ड्यूटी बड़े सिंपल शब्दों में थी कि आप अपने देश के लिए जिनमें जज्बा है, कंपलसरी नहीं थी कि एक शुरुआत करी जाए कि जो बच्चे, जो यूथ है, वो अगर अपने देश की डिफेंस कंट्रीब्यूशन करना चाहता है, डिफेंस रिलेटेड, तो उसको एक चांस ज़रूर दिया जाना चाहिए। उसके फ़ायदे घाटे क्या हैं? बड़े सिंपल है। फ़ायदा ये है कि एक बच्चे में जज्बा है, उसके अंदर डिसिप्लिन आ जाएगा, वो एक उस जगह को देख पाएगा जिसके लिए उसने हमेशा से ड्रीम करी थी, उसकी पूरी फैमिली उसके अंदर प्राइड करेगी। ये हमने ये भी सोच कर किया था कि ये जो एनसीसी के प्री ट्रेंड बच्चे हैं, जिन्होंने 2-2, 3-3 साल ऑलरेडी ट्रेनिंग करी हुई है, जिन बच्चों ने स्कूल में भी एनसीसी ले रखा है, उनको एक और मौका दिया जाए कि वो फौज में आए। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो भी डिसाइड होता कि उसके हिसाब से सर्व करें और वापस आपके सिविल स्ट्रीम में जाकर वो अच्छी चीज़ें जो उन्होंने फौज में सीखी हैं वो आपके पास वापस लेकर आए कि यस, अगर सोसाइटी में ये कल्चर जो मेरा फौजी कल्चर है कि देश फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट अपने आप में जय हिंद, इस जय हिंद का नारा मैं कहता हूँ इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। इकोनॉमी भी इंक्लूड हो जाती है, आपके जॉब्स इंक्लूड हो जाते हैं, सोशल स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाता है, सोसाइटी से रिलेटेड हर वो आइटम जो एक नॉन फौजी के लिए है वो भी उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो ज़्यादा अच्छी बात यह है कि ये जो जय हिंद का जज्बा था हमारा फौज का, क्योंकि जब हम जय हिंद बोलते थे सो उसमें सब कुछ आ जाता था, तो हम चाहते थे कि ये आप तक पहुंचे। यहां पर शायद एक नया चैलेंज आ गया। एक मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है कि आपने इसको एक नया वर्ड दे दिया पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, अग्निपथ, अग्निवीर एम्प्लॉयमेंट करने का। इसीलिए आपने देखी होगी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कि जब जनरल नरावने साहब ने भी कुछ कह दिया, किसी ने कुछ और कह दिया, वगैरह वगैरह। हमें उसमें नहीं पढ़ना है, लेकिन हमें इसमें ज़रूर पढ़ना है कि क्या ये स्कीम हमारे ऊपर थोपी गई, हमने ली, या हमने क्या किया। मैं ये नहीं कहूँगा कि हम पर थोपी गई। मैंने अभी अभी आपको समझाया, 3 साल में अगर मेरे पास 2 लाख सैनिक कम हो गए थे, मैं तो एक बिल्कुल भूखे इंसान की तरह बैठा हुआ था एज अ डिफेंस कि मेरी ये डेफिशिएंसी कम जो हुई है उसको मेकअप करना है, किसी भी तरह मेकअप करना है। इसलिए आपने देखा कि फर्स्ट ईयर में हमने स्ट्रेट अवे इसको एक्सेप्ट किया कि चलिए 40,000 लोगों को हम लेंगे। हालांकि इसमें आने थे 46,000 वर्सेस जो मेरा वेस्टेज रेट है 70,000 से ज़्यादा का। ये अपने आप में इम्बैलेंस है, लेकिन एट दैट टाइम हमारा जो एम होता है आर्मी में वो ये कभी नहीं होता कि हमारे पास क्या कम है। हम हमेशा ये देखते हैं हमारे पास जो है उसमें हमने काम कैसे करना है। सो यहाँ पर हम स्कोर कर गए। आपके क्रिटिसिज्म करने को क्रिटिसाइज कर सकते हैं कोई भी कि आपने ये लिया, एक्सेप्ट ही क्यों किया आर्मी ने। आर्मी एक्सेप्ट्स एवरीथिंग जो आप पॉलिटिकली, जो आप एज अ कंट्री गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं, हम सिर्फ उसमें विश्वास करते हैं। उसमें क्या कमी है, क्या ज़्यादा है, इसमें हम विश्वास ज़्यादा नहीं करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि इस पर भी कंट्रोवर्सी आई थी कि क्या उनकी अग्निवीर की तनख्वाह 10,000, 20,000, 30,000 क्या होनी चाहिए। इट डजेंट मैटर टू अस। आज भी अगर मैं कहूँ मेरी तनख्वाह कम है तो कोई गलत नहीं होगा। मेरी तनख्वाह कम है उन लोगों के मुकाबले में जिनके पास ज़्यादा है, लेकिन मेरे से नीचे भी काफ़ी सारे हैं जिनकी तनख्वाह मेरे से कम है। सो कंपैरिजन करना अपने आप में शायद गलत हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम इसमें कोई शक नहीं है कि अग्निवीर की तनख्वाह केम एज अ शॉक जब आई थी कि 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मुझे लगता है अगर आज अपना गूगल कर देख लेंगे तो शायद डेली वेजेस भी इससे ज़्यादा है, एक मजदूर के डेली वेजेस। सो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अग्निवीर अपने आप में एक अच्छा प्रपोजल है या नहीं।
ये आपका काम है इवैल्यूएट करना, ये मेरा नहीं है। मैं और मेरी फौज इवैल्यूएट सिर्फ ये करती है कि क्या मैं आप में से आए हुए उन बच्चों को एक अच्छा जिम्मेदार सैनिक और उसके अलावा एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बना पाऊंगा या नहीं। सो वहां से एक नया डिस्प्यूट शुरू हो गया कि ट्रेनिंग टाइम जो है, पीरियड जो है, वो कम है। वेल, मैं भी मान रहा हूं कम है। अगर आज आप बोले मैंने 30 साल की सर्विस पर जब नौकरी छोड़ी या रिटायर हुआ, वो काम समय कम था, 30 साल भी कम था, लेकिन एक बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि एक फौज में आपके पास ये नहीं है कि आप दिल्ली में डिप्लॉय होंगे, सिर्फ हैदराबाद में डिप्लॉय होंगे या कहीं। हमारे पास बड़ा अलग अलग वैरायटी का टरेन है। बॉर्डर भी अगर हम बात करें, हमारे पास एक बॉर्डर वो है जहां सिर्फ पानी है, एक बॉर्डर वो है जहां सिर्फ आकाश है, एक बॉर्डर वो भी है जिसको हम बोल देते हैं पाकिस्तान का है, एक और नया बॉर्डर हम बोल देते हैं कि जहां पर के हमारे पास चाइना है। उसी बॉर्डर्स के अंदर कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं और कहीं पर हाई ऑल्टीट्यूड है। इन सब के लिए कोई आदमी एक दिन में, 2 दिन में, 4 महीने में तैयार नहीं हो सकता। ये पक्की बात है। जज्बा हो सकता है लेकिन तैयार नहीं हो सकता। सो वहां पर स्टार्ट हुई ये कंट्रोवर्सी कि क्या ट्रेनिंग पीरियड कम है या ज्यादा है। फौज इस बात को बड़ी जिम्मेदारी से मानती थी और है और रहेगी कि ट्रेनिंग पीरियड कम है। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं मानते हम कि हम एज अ फौजी इस छोटे ट्रेनिंग पीरियड में एक आदमी को क्रिएट कर कर फौजी बना पाएंगे या नहीं। इस दोनों बात का बैलेंस आपको देखना पड़ेगा। ट्रेनिंग पीरियड कम है, बिल्कुल 100% कम है। क्यों? क्योंकि उसका जो सर्विस पीरियड है वो कम है, इसलिए ट्रेनिंग पीरियड हमें चुभेगा। अगर मेरा आपको एग्जांपल एक बड़ा इसको अच्छे से इवैल्यूएट कर देख लीजिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन एक अफसर 10 महीने की करता है, आईएमए वाली ट्रेनिंग 18 महीने की करता है, एनडीए वाली ट्रेनिंग 3 साल की करता है। मैं अगर एक स्टेप और आगे चला जाऊं, सैनिक स्कूल तक भी चला जाऊं बाई चांस, तो उसकी ट्रेनिंग उतनी और लंबी होगी शायद, कि वो 5वीं क्लास से आगे। लेकिन क्या आप बॉटम लाइन ये कभी बोल पाएंगे कि इन सारे अफसरों में कौन ज्यादा अच्छा है या कौन कम अच्छा है? लेकिन ट्रेनिंग पीरियड अपने आप में काम तब करता है जब आप इसका स्टैटिस्टिक्स को एनालाइज करते हैं कि यस, जिसको अच्छी ग्राउंडिंग ट्रेनिंग मिली है वो एक अच्छे लेवल पर शुरुआत में काम कर पाएगा। मुझे लगता है शायद अग्निवीर अगर उसको कम ट्रेनिंग दी जा रही है, कम समय में ज़्यादा ट्रेनिंग दी जा रही है, तो शायद कहीं ना कहीं उसको तकलीफ आएगी। और अगर उसे तकलीफ नहीं आएगी तो जिस वो यूनिट में जाएगा उसको तकलीफ ज़रूर आएगी। सो ये बात अगर आपके समझ में आ रही है तो मैं नेक्स्ट पर जाता हूं कि लोगों ने टूर ऑफ ड्यूटी के बाद एक नया डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, जो कि मुझे भी लगता है कि क्या इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी या नहीं होगी। आपके अपने लिए है जज करने को। अगर आपका सोल्जर कम ट्रेंड है और जल्दी फौज से जाने वाला है वापस 4 साल में, तो आप अपनी नेशनल सिक्योरिटी को किस लेवल पर बढ़ा रहे हैं। मैं जब 1.5 साल की ट्रेनिंग कर कर फौज में आया, मैं कितना ट्रेन था मुझे पता है, लेकिन उससे आगे वाली ट्रेनिंग 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब मैं 20 साल पर पहुंचा तो मैं ज़्यादा अच्छा ट्रेन था। मैं अपनी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को समझता था, मेरा एक्सपोजर था, मेरा सब कुछ था। इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग हाथों से अपने देश की सिक्योरिटी के बारे में सोच सकता था, दिमागी तौर पर भी। बहुत बड़ी बात है। अगर आप उसी को, जब लाखों जवान मेरे शायद कम ड्यूरेशन की ट्रेनिंग लेकर कम ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल हैं, तो जायज़ बात है कि कहीं ना कहीं इसमें अप्स एंड डाउन ज़रूर आएंगे। ये हमारे लिए चैलेंज रहेगा और शुरुआती सालों में और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जो बच्चा 4 साल में जो सीख पाया वो सीख पाया, और अगर उसको 5वें साल में कुछ सीखना था, वो सीखने की गुंजाइश नहीं थी क्योंकि वो 4 साल बाद चला गया। दैट इज अ प्रॉब्लम। ये मेरी फौज के लिए प्रॉब्लम है।
सो अगर आइडली बात करें तो मुझे लगता है 4 साल अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मैं एक अच्छे सोल्जर को एक्सपीरियंस दे पाऊं कि वो देश के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा। मुझे लगता है कि फौजी तौर पर ये मेरे खून में है, मेरी आदत में है, ये मेरे ड्रिल्स में है कि मैं अगर कोई भी काम करता हूं फौज में तो उसका एक छोटा सा पहले एक्सपेरिमेंट करके देखता हूं। एक्सपेरिमेंट को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं पायलट प्रोजेक्ट, आपके यहां पर भी यही बोलते हैं। ये पायलट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि आप जो चीज इतनी बड़ी जगह करने वाले थे, आपने कहीं छोटी सी जगह कर कर उसको ट्रायल किया। आज आप गाड़ी चाहे बड़ी खरीदे चाहे छोटी, उसका टेस्ट ड्राइव करते हैं। टेस्ट ड्राइव इज व्हाट, कि हाँ जी आपको वो गाड़ी कितनी कंफर्टेबल है या नहीं। इसी तरह मुझे लगता है और ये मेरा कन्विक्शन है कि हमने शायद इंडियन आर्मी को ये चांस नहीं दिया कि इस प्रोजेक्ट को हम कहीं ना कहीं एज अ पायलट प्रोजेक्ट ट्राई करते और उसके हिसाब से इसको एक्सेप्ट करते, उसको मॉडिफाई करते या जो भी करते। मैं आपको बार बार वापस एक जगह ले जाता हूं, इंडियन आर्मी इज नॉट अ जॉब। आपने शायद अग्निवीर में इसे जॉब का नाम दे दिया। इट इज नॉट अ जॉब। जैसे ही अब हम जब बात करते हैं कि पायलट प्रोजेक्ट मेरे आर्मी के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो उसको बताता है कि इसको करने में मुझे क्या होना है, मेरे को क्या फायदे होंगे, मेरे को क्या नुकसान होंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, जो शायद हम नहीं कर पाए। अब हम एक तरह से ऑन जॉब, वो बच्चे जो छोटे समय की ट्रेनिंग लेकर छोटे समय के लिए हमारे पास आए हैं, वो अब क्या करेंगे उसका हम अलग से जिक्र करते हैं। इस कंसेप्ट का अगर हम पायलट प्रोजेक्ट करते तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में वैलिडेट कर कर उसको बिगर प्लेटफॉर्म पर लगाना शायद आसान रहता। शायद यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं ज़रूर कहूँगा कि चूक हो गई, हैंडीकैप रह गया, कुछ तो हुआ। कुछ वो जो मेरे आदत में था कि हम हर एक चीज़ ट्रायल करके करते हैं, वो शायद आपने नहीं किया। ओके, एक और बड़ी बात है कि अग्निवीर में पॉलिसी के मतलब ऐसा क्या तकलीफ है जो सोशल मीडिया पर इतना बुरी तरह से चल रहा है कि ये अच्छा है बुरा है, अच्छा है बुरा है। वैसे आपको एक बात बता दूं, सोशल मीडिया पे तो सिर्फ यही चल रहा है कि बुरा है बुरा है बुरा है और बुरा है, कितना बुरा है। लेकिन इसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि मेरी फौज को, मेरी डिफेंस फोर्सेस को लोगों की ज़रूरत है। कल सुबेरे इसे रोकना और डैमेजिंग होगा। यस, इसमें इम्प्रूवमेंट करना बड़ा ज़रूरी है और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ये बात सुननी ही पड़ेगी। मे भी आज नहीं, 4 साल बाद जब आप सडनली देखेंगे कि एक और नया लॉट आ गया, आपकी तकलीफ तब बढ़ेगी। बात आती है कि अग्निवीर का मोटिवेशन और मेरे मोटिवेशन में फ़र्क क्या है। दोनों देश की सेवा करने आए हैं, ऐसा मेरा सोच था। आपने अनफॉर्चुनेटली आज इसमें एक नया एंगल ला लिया कि ये सिर्फ अग्निवीर के लिए तो जॉब था और मेरे लिए जज्बा था, बिकॉज ही हैज़ कम ओनली फॉर अ जॉब। ये मेरे ख्याल एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट को कि आप इसको कैसे हैंडल करेंगे। और इसको हैंडल करने का मेरे पास इस समय और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आपको इसके ऊपर एक अलग कमेटी बनानी पड़ेगी ऑन ग्राउंड। ये ऊपर ऊपर वाला काम नहीं चलेगा। जिस यूनिटों में लोग जाते हैं उस लेवल पर कि इनको क्या हम कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा मोटिवेशन इवन अग्निवीर को जो शायद नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया वो जज्बे के लिए नहीं आया है फौज में, वो फौज में आया है नौकरी के लिए, क्योंकि आपने उसको नौकरी डिक्लेयर कर दिया है, वो सिर्फ नौकरी के लिए आया। तो अगर कोई आदमी नौकरी करता है तो वो क्यों करता है, उसके पीछे आ जाती है उसकी पे एंड अलाउंसेस। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दैट पे एंड अलाउंसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है एक आदमी को काम करने के लिए। गलती कहाँ हो गई कि आपने बोल दिया जब आपने इंट्रोड्यूस करी कि 20,000 रुपये, 20,000 रुपये आज अपने गूगल कर देख लीजिए, दिल्ली की मिनिमम वेजेस से भी कम थे।
चलिए अब हमने उसको बढ़ाकर 30 कर दिया। इज 30 एडिक्वेट? मैं अपनी तरफ से एक एक रुपया 30 के ऊपर ऐड करके देता हूं, मेरे अपनी सैलरी में से कटवा लीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग अपनी जान देने के लिए, उस हार्श टरेन में सर्व करने के लिए, बार बार उस टरेन से चेंज होने के लिए आप क्या करेंगे? ज्वाइन करना पसंद करेंगे? मजबूरी में कोई अगर ज्वाइन कर रहा है, दिस इज नॉट अ जॉब, क्योंकि मुझे फौज में एज एम्प्लॉयज आप नहीं चाहिए। ये 30,000 रुपीज इज अ बिग चैलेंज। आपको उसकी रिस्पेक्ट, शायद उसकी मिनिमम रिस्पेक्ट भी आप नहीं दे पा रहे। इससे भी और एक बड़ी बात है जो मैंने ये लिखे इसलिए हैं जिससे कि मुझे याद रहे कि आपको, कि इसमें आ जाता है नेक्स्ट इज एम्प्लॉयबिलिटी, जो कि अग्निवीर का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। 4 साल तक छोटी इनकम में काम कर रहा हूं क्योंकि मेरी मजबूरी थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने बोला यहाँ हो जाएगा 25%, यहाँ हो जाएगा, वहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बट 100% का कहीं कोई सोल्यूशन नहीं आया। यस, मैं मान लेता हूँ गवर्नमेंट की बात कि आपने कहा कि वो यंग एज में बाहर आ रहा है तो उसको बाकी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट जहाँ भी वो जाएगा फिर स्टार्ट तो स्क्रैच से करना पड़ रहा है ना। उसने एक एग्ज़ाम क्रैक किया, सो कॉल्ड फिजिकल क्रैक किया, मेडिकल क्रैक किया, तब कहीं जाके वो अग्निवीर बना। अब आप उसे अगले दिन बोलेंगे कि चलिए जी बाहर, अब आप कुछ और ढूंढिए। आई थिंक दिस इज़ नॉट फेयर। इसमें शायद उसका मोटिवेशन लेवल कम हो जाएगा। गवर्नमेंट ही नहीं, इवन आर्म्ड फोर्सेस नीड कि यस उसकी रीसेटलमेंट करा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि उसने अभी शादी करनी है, उसके बच्चे होने हैं, उसने अपने घर वालों को देखभाल करना है। ये भी अपने आप में मोटिवेशन को ज़रूर अफेक्ट करेगा। ज़्यादा बड़ी बात आ गई कि क्या अग्निवीर और मैं, अगर मैं एज अ फौजी सोल्जर हूँ, हम दोनों बराबर हैं या नहीं? क्योंकि मेरी फौज में ना मेरा कोई धर्म है, ना मेरी कोई जात है, ना कोई मेरी सैलरी है। हम सैलरी का भी कंपैरिजन कभी नहीं करते। ये तो आपके पास सिविल लाइफ में आने के बाद करना शुरू किया हमने कि हाँ जी मेरी सैलरी कितनी है, कि मेरी पेंशन कितनी है, कि क्या कितनी है। सो ये एक जो बराबरी का दर्जा है वो आप कैसे लेंगे? क्यों? क्योंकि आप मुझे बुलाते हैं सिपाही शैलेंद्र सिंह और मेरे पड़ोस बैठे अग्निवीर को बुलाते हैं अग्निवीर एसके सिंह। ये मेरे ख्याल मेरे लिए अच्छा नहीं है। मैं यूनिट लेवल की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड से जुड़ी हुई बात कर रहा हूँ। मैं आपको बड़े अच्छे से बता सकता था कि स्ट्रैटेजिक लेवल पर, कंट्री लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, नहीं, ग्राउंड लेवल पर इक्वालिटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ये कर्नल साहब हैं और मैं कर्नल साहब हूँ, या ये सिपाही हैं और मैं सिपाही हूँ, हमारी सैलरी एक होगी, ये हमने अपने आप सोचा हुआ है। 1 रैंक 1 पेंशन अपने आप में इसका एक बड़ा जीता जागता उदाहरण है। 1 रैंक और 1 पेंशन, उस रैंक पर एक ही पेंशन। तो भाई साहब जब मैं सर्व कर रहा था तो ये डिस्टिंक्शन क्यों? और इसका मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं क्योंकि अब तो हमारा फर्स्ट लॉट ऑफ अग्निवीर रेजिमेंट्स में आ गया है, मेरी रेजिमेंट में भी आया है। और जब हम उनसे बात करते हैं, जोश है क्योंकि वो हमने ट्रेनिंग के दौरान भर दिया, एनवायरनमेंट अच्छा है वो भी हमने भर दिया, वो मोटिवेटेड भी है कि चलो जी 30,000। लेकिन सर बड़ा नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है कि दोनों हम सिपाही दोनों गन लेकर शायद कहीं खड़े हुए हैं और बातचीत में अगर वो अपने घर पे बता रहा है कि यार मेरी 50,000 सैलरी आई है, उसमें से 35,500 मैंने घर पे ट्रांसफ़र कर दी है, अब ये बात मुझे चुभेगी। क्यों? क्योंकि मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा कि 30,000 रुपये मैं क्रेडिट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे 30,000 सैलरी में से 9,000 सरकार एज अ काइंड ऑफ पीएफ बोल दीजिए, जो भी बोल दीजिए, उसने रोका हुआ है। 21,000 मुझे मिली है। कितनी भी कंजूसी करूंगा, 1,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करके 20,000 अपने घर पर भेज पाऊंगा कि माँ बाप की सर्वाइवल हो जाए, मेरी बहन पढ़ ले। ये इनइक्वालिटी गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कंसिडर करनी पड़ेगी क्योंकि ये मोटिवेशन के खिलाफ जाता है। मैं तो कहता हूं ये ह्यूमन राइट के खिलाफ जाता है। ऐसा मेरा सोच है कि अगर हम दोनों काम एक जैसा कर रहे हैं, वर्दी एक जैसी पहन रहे हैं, खाना एक जैसा खा रहे हैं, क्योंकि कुक हाउस में खाना वही बनेगा, मुझे नहीं लगता कि शायद हम उसके साथ जस्टिस कर रहे हैं जिसकी तनख्वाह कम है।
उससे भी और एक अल्टीमेट जिसको बोलते हैं, फौज में सबसे बड़ा जो प्राइड होता है हमें, वो इस बात का होता है कि मैं अपनी देश के लिए बिना सोचे समझे जान दे दूंगा। क्यों? ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं सोचता हूँगा कि क्यों, वो क्यों इसलिए क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे जाने के बाद मुझे एक अलग दर्जे की इज्जत मिलेगी, मेरी फैमिली को कोई लुक आफ्टर करेगा, सब कुछ करेगा। मुझे चिंता नहीं करने की जरूरत कि कल मेरे घर पर फांके पड़ेंगे। लेकिन अगर अग्निवीर को शुरुआत में ही पता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, मुझे पैसे मिलेंगे, लेकिन क्या उतने मिलेंगे जो मेरे पड़ोस में बैठे हैं उनको भी उतने? ये मेरे ख्याल अगेन ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि अगर दोनों ने जान दी तो दोनों को ट्रीट एज अ मार्टियर क्यों नहीं किया जा रहा? आई थिंक दिस इज अनफेयर। ही नीड्स इट। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसको इस वजह से ज्वाइन नहीं करना चाहिए, ज्वाइन कर लिया बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी भी एक्सीजेंसीज में उसकी डेथ होती है, इससे ज़्यादा सुप्रीम सेक्रीफाइस कोई नहीं कर सकता। और अगर किसी को लग रहा है कि वो 44 लाख रुपीस हम दे देंगे, वो जो इसके बाकी जो 9,000 के हिसाब से उसमें 9,000 और डालकर हम दे देंगे, अगर उसे ये लगता है कि ये एडिक्वेट है, मैं चाहूँगा कि भगवान करे तेरी मौत आज हो जाए, तेरे को ये पैसा मिल जाए, तेरे को ये पैसा ज़रूर मिल जाए। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने सो कॉल्ड डिसीजन मेकर इस बात पर एग्री करेंगे कि यस, मैं अपने बेटे को भेजने के लिए तैयार हूं। दिस इज अनफेयर, फेयर इज फेयर। ओके, इससे भी एक और बड़ी बात आ गई। अब इनके साथ जाती होगी जो रेगुलर वाले हैं कि ये ग्लेशियर में बैठेंगे, ये हाई ऑल्टीट्यूड में भी बैठेंगे, ये माउंटेन्स में भी बैठेंगे, ये खाई में भी बैठेंगे, लेकिन अग्निवीर नहीं बैठेगा। क्यों भाई? एक ही रेजिमेंट के अंदर हम ये कैसे करेंगे? आप मेरे एज अ रेजिमेंटल सोल्जर इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए कि कैसे हो सकता है कि जिस दिन चढ़ाई चढ़नी थी तो हम बोलेंगे चल शेर तू चढ़ ऊपर, मेरा तो बनता नहीं है। खाना एक जैसा खाएंगे, रहेंगे एक साथ, सब कुछ एक साथ। दिस इज नॉट फेयर। अगेन इनके साथ अब अनफेयर हो गए। हम फौज में कभी ये नहीं पूछते कहां जाना है, क्यों जाना है, सिर्फ बताया ये जाता है कल हम ग्लेशियर जा रहे हैं, इसके लिए लेह की फ्लाइट कल सवेरे पकड़नी है। फटाफट अपना सामान लिया, डाला और चल पड़े। अब उस समय अगर हम ये ढूंढने लगे कि सर अग्निवीर जाएगा या नहीं जाएगा, तो आपने तो उस रेजिमेंट को डिवाइड कर दिया। इसलिए लोगों का कंसर्न है फौज में कि आप इस तरह का डिस्टिंक्शन मत करिए, फौज को दो भागों में, दो घटकों में मत बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये एक नेशनल सिक्योरिटी का तो बहुत देर से आता है। ये मेरी अपनी रेजिमेंट सिक्योरिटी का सवाल है कि हम रेजिमेंट में आपस में इकट्ठा अगर नहीं रह सकते, एक जैसा सोच नहीं रख सकते, तो लड़ाई तो बहुत दूर की बात है। वो जो हमने बात करी तनख्वाह वगैरह की, ये रेगुलर हैं तो इन्हें एमएसपी मिलेगी, मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। मैं नहीं हूं, इन्हीं के साथ काम कर रहा हूं, मुझे क्यों नहीं मिलेगी? जैसे कि मैंने बोला आपको जो बेनिफिट्स मिलने होते हैं आपके किसी भी वजह से डेथ होने से, डेथ इन फेस ऑफ वॉर, वॉर कैन नॉट बी डिफरेंट। ये तो वो वाली बात है कि जिसके घर से कोई गया है उससे पूछिए कि उसके उस इंसान की कीमत क्या है। कीमत 1 करोड़ वाले की भी नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है 44 लाख रुपीस, आई डोंट थिंक इज क्वाइट जस्टिफाइड। दिस नीड्स टू बी सेड। एक और बढ़िया बात चली थी कि ट्रेनिंग से रिलेटेड, जो मैं भूल गया, ट्रेनिंग पीरियड जब कम होगा तो जो आजकल हमारी फौज में टेक्निकल आइटम्स ज़्यादा आते चले जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी ज़्यादा आती चली जा रही है, उसे सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके ऊपर एक्सपर्टीज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा। ये हम नहीं कर सकते कि अगले 2 साल जब वो रेजिमेंट में आ जाएगा तब उसको ट्रेन करें। आई थिंक दिस इज अगेन उस आदमी के साथ, उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ इट इज अनफेयर।
इन सारी चीज़ों को अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास एक ये भी सिचुएशन आती है कि हमारे पास गुरखा सोल्जर्स जो थे वो अपने आप में एक अच्छी तादाद में थे और पूरी दुनिया में हमारी गुरखा रेजिमेंट्स मानी जाती थी। आज हम देख रहे हैं कि हमारा नेपाल से भी शायद टेंशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिसाइड किया कि हम अग्निवीर स्कीम में पार्ट नहीं लेंगे, हम इसका पार्ट नहीं हो सकते। सही है गलत ये उस कंट्री को डिसाइड करने देता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये मुझे भी रियलाइज़ होता है एज अ फौज कि क्या आज के बाद हमारी गोरखा रेजिमेंट सोल्जर्स जो हैं या गोरखा रेजिमेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। और अगर एक दूसरी कंट्री, और वो सो कॉल्ड हमारे पास तकरीबन 20-22 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, वो सभी गलत हैं, ये भी अगेन देखिए डबल स्टैंडर्ड वाली बात आ जाएगी कि अगर वो कहें गलत है तो उनके लिए एक्सेप्टेबल है, अगर हम कहें गलत है हमारे अग्निवीर के लिए तो नहीं जी गलत बात है। दैट इज अगेन अनफेयर। मुझे लगता है इससे ना केवल ग्राउंड लेवल पर एक फ्रिक्शन है, बट एक नेपाल और हमारे बीच में भी एक फ्रिक्शन है, क्योंकि ये वो सोल्जर्स थे जो हमें बिल्कुल कल्चरली बाइंड करके रखते थे। एक बहुत बड़ी चीज चल रही है, दैट इज कॉल्ड एज 2.5 फ्रंट वॉर। वो 2.5 फ्रंट क्या है? एक पाकिस्तान, एक चाइना और एक काउंटर इंसर्जेंसी। अब इन तीनों जगह के लिए एडवाइजरी ये है कि अग्निवीर नहीं जाएगा। इज इट फेयर? जो आदमी जज्बे के साथ आया, इज इट फेयर टू हिम ऑल्सो? जो इन तीनों सिचुएशन में जाएगा ही नहीं, तो जनाब आप ये बताइए कि मेरी जो डेफिशिएंसी है वो तो और बढ़ गई। क्योंकि अगर मैंने इन सारे अग्निवीर को दिल्ली में या पीस स्टेशन में रखना है तो दैट इज नॉट अगेन मेरा एम अचीव नहीं हो रहा। आप मेरी फौज के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अग्निवीर से रिलेटेड एक लास्ट पॉइंट आपको बताता हूं, जो कि मैंने सोशल मीडिया में काफ़ी अच्छे से देखा, बार बार उठ रहा है, जो शायद मुझे भी पसंद नहीं होता अगर मैं वहाँ होता, कि अग्निवीर और फौज के लोग, अब आपने ये कोई नया सिस्टम स्टार्ट किया है, मेरी भी ये आपकी सोशल मीडिया से ही नॉलेज है, मैंने ऐसा कहीं ऑर्डर जो उन्होंने डाला है वो पढ़ ज़रूर लिया, कि अग्निवीर और फौज अब जाकर अपने अपने विलेजेस में एडवर्टाइज करेगी कि गवर्नमेंट क्या क्या प्लान्स डाल रही है। सेल्फीज भेजेगी, रिकॉर्डिंग्स भेजेगी, वहाँ पर एनजीओज के साथ काम करेगी डेवलपमेंट। जनाब ये मेरे खून के खिलाफ है। आर्मी ऑर्डर, आर्मी रूल्स मुझे रेस्ट्रिक्ट करते हैं ऑफिशियली कि मैं किसी भी तरह की अपनी अदर देन पर्सनल सेल्फीज बनाऊं। मतलब अब मुझे लग रहा है शायद फौज में हर चीज़ की सेल्फी बनानी पड़ेगी, कि मैं अटेंडेंस के लिए ऑफिस आया था नहीं उसकी भी सेल्फी बनाऊं। क्योंकि अगर मुझे आपको लिबर्टी दे रहे हैं तो ये आर्मी रूल हटाइए कि मीडिया से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए। आई होप यू नो दिस। मैं एज अ आर्मी मैन आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता, वेटरन के तौर पर कर सकता हूँ, अलाउड नहीं है। क्यों? उसके लिए मुझे परमिशन आनी होती है और राइटिंग में आती है। अब आज आप बोलते हैं कि सेल्फी भी बना वाइल सर्विंग। अब वो सेल्फी कितनी सही थी या कितनी गलत, फिर आप मेरे ऊपर आर्मी ऑर्डर थोप देंगे कि नहीं तूने इस एंगल से क्यों, इस एंगल से क्यों नहीं बनाई। आई थिंक वी आर मिस यूजिंग। मैं पहले ही 10 महीने फौज में सर्व कर कर आ रहा हूँ, 2 महीने की छुट्टी। मुझे मेरे ऑलरेडी 10 प्रॉब्लम है, घर से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड। जी लेने दीजिए मुझे उस दौरान। आई थिंक मेरे तरफ से ये मैंने आपको सब इसलिए बताया क्योंकि मैंने देखा कि तकरीबन लास्ट मंथ जनवरी के एंड के तरफ बहुत ज़्यादा आपके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, पता नहीं क्या क्या डल रहा है। तो मैं एक क्लैरिटी ये ज़रूर दे दूं, कोई भी चीज़ सही नहीं होती, कोई भी चीज़ गलत नहीं होती, लेकिन किसी सही चीज़ में कुछ गलतियां हैं तो उसे एक्नॉलेज करने में, एक्सेप्ट करने में मुझे नहीं लगता कि कोई शर्म होनी चाहिए। हम उसे ठीक करने के लिए काम करने चाहिए, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड ऐसा समझा जा रहा है तकरीबन 1.5 लाख बच्चे
जिनको के अग्निवीर स्कीम से पहले सो कॉल्ड उनका क्लेम है कि सेलेक्ट किया गया था, उन्हें एक चांस ज़रूर उस समय मिलना चाहिए था या मिलना चाहिए अभी भी, अगर उनका एज अलाउड करता है, उनकी मेडिकल कैटेगरी अलाउ करती है कि उनके साथ ये जाति ना हो, कि जो अपने अपने घर में, क्योंकि आप सोचिए कितना बड़ा एक झटका लगा होगा कि किसी को बोल तो दिया आपने कि तू सेलेक्ट है, कल आ जाना, और कल पता चला कि ये सब नहीं हो रहा। आई डोंट थिंक दिस इज़ फेयर टू देम। गवर्नमेंट को इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना चाहिए और उसे एक सही दिशा में ले जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अग्निवीर जिस दिन डिक्लेयर हुआ 2022 में, उस दिन के बाद वाला है या उससे पहले वाला है? आपको उसके पहले वाले को कम से कम ऑप्शन तो देना चाहिए था। और मैं तो कहता हूं वो भी उसके ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होगा शायद, अगर उसका सिलेक्शन आपने एक पर्टिकुलर टाइम पे किया था जब 4 साल की रेस्ट्रिक्शन नहीं थी, तो आपको उसको जरूर चांस देना चाहिए, ये उसका हक बनता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा मैं आपको बता पाऊंगा निष्पक्ष होकर कि दोनों साइड्स में गुड और बैड में क्या फ़र्क है या आपको क्या लेना चाहिए। अगर आपका किसी का कोई सवाल है तो मैं कोशिश करूंगा या धुन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उसको आंसर कर पाए। सर ये सवाल है कि मतलब इसमें जो अग्निवीर जा रहे हैं फौज में, तो फौज का नहीं सर, उसका मतलब वो इसका विरोध कर रहे हैं। अगर वो इसका बड़े लेवल पे विरोध करेंगे तो मेरे ख्याल से कि भारत सरकार को भी दूसरी बारी सोचना पड़ेगा। मैंने आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है अपनी जगह, एज अ सिविलियन बात कर रहा हूँ। एज अ सिविलियन आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये सवाल आपकी तरफ से आ सकता है, लेकिन शायद आपने शुरुआत में मेरा एक जो ओपनिंग था वो नहीं सुना कि मैं फ़ौज में ये नहीं देखता कि आप मुझे क्या दे रहे हैं। मैं फौज में सिर्फ ये देखता हूं कि जो मुझे दिया गया है मैं उसका इस्तेमाल कैसे करूं। डिमोटिवेट तो हो रहे हैं सर वो। नहीं, लेकिन आपका सवाल तो ये था कि फौज वाला जिसके पास आप आए, मैं डिमोटिवेट नहीं होता हूं, क्योंकि जिस दिन मैं डिमोटिवेट हो गया तो जनाब आप इस सोफे पर नहीं बैठ पाएंगे, यहां पाकिस्तान का कोई जनरल आकर बैठा हुआ मिलेगा। मैंने इसीलिए आपको क्लैरिफाई किया, सिर्फ इतना। देखिए, क्योंकि मैं इसको पॉलिटिकली आंसर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये मेरे अपने खून में है कि जो आपने मुझे अग्निवीर दिया, चाहे वो रेगुलर वाला दिया या 4 साल वाला दिया, मैं अब इससे अपना सबसे अच्छा काम कैसे चला पाऊंगा, मैं सिर्फ इस पर कंसंट्रेट करता हूं। यस, आपका सवाल का अगर स्पेसिफिक जवाब दूं, इसका फीडबैक मैं भेजता हूं, और वो फीडबैक सिस्टम अभी भी चल रहा है कि हर यूनिट में, पहले तो ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग बटालियन में जब आया उन्होंने फीडबैक दिया, उसके बाद जो यूनिट में गया वो यूनिट वालों ने फीडबैक दिया। हालांकि मैं अपनी यूनिट के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो एक अलग बात है, ट्रेनिंग सेंटर के बारे, लेकिन ये बातें क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होती हैं उसको हम ये नहीं बोल पाएंगे कि इसमें क्या चीज़ कैसे हुई। बट यस, ये मैं दावे से कह पाऊंगा कि इंडियन आर्मी कभी ये प्रोटेस्ट नहीं करेगी कि आप पॉलिटिशियन खराब हैं, आप डिफेंस मिनिस्टर अच्छे हैं या नहीं हैं, या आप किसको प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, ये मेरे परव्यू में नहीं होता फौज के। सो इसलिए कृपया कर कर एक्सेप्ट कीजिए कि इंडियन आर्मी, आप जो चीज़, अब आप एक बात बताइए, हमें कौन सा जहाज नहीं चाहिए? हमें चाहिए ना, लेकिन नहीं मिल पाता, टाइम लगता है, 10 साल 20 साल लग जाते हैं। सो सेम गोज फॉर अग्निवीर, 3 साल हमारे पास नहीं थे लोग, हमें चाहिए थे हर हालत में। अब उसका डिस्प्यूट करने से अच्छा है कि मैंने पहले आपसे अग्निवीर ले लिए, उनको एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, 4 साल एक्सपेरिमेंट करता रहूँगा, फीडबैक कंटिन्यूसली देता रहूँगा। अब ये आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है एज अ सिविल गवर्नमेंट कि आप क्या करेंगे। सर लेकिन ये जो नीति है 4 साल के बाद लड़के नौकरी से खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो भविष्य क्या होगा? वैसे सही अगर आप बात पूछे मेरे से, ये मेरे फौज का काम नहीं है कि मैं आपका भविष्य ये देखूं कि आपकी नौकरी कहाँ लगेगी, लेकिन मेरा काम है, मैंने अपने देश का भविष्य देखना है। ये आपकी जिम्मेवारी थी एज अ सोसाइटी, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ गवर्नमेंट, कि मैं आपसे मांग रहा हूं, आप मुझे दीजिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं 4 साल बाद बंदा बेरोजगार हो जाएगा, ये जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन बीच में मैंने आपको ये भी बोला कि इंडियन आर्मी की ये इथॉस रही है कि हम अपने जवान की, अपने अफसर की, जेसीओ की लाइफ उसके रिटायरमेंट के बाद भी देखते हैं, ऐसा नहीं है कि हम वहीं रोक देते हैं। इसलिए हमारे पास एक डायरेक्टरेट है, तो हम बोलते हैं डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट। उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है,
उसकी ड्यूटी है कि वो लोगों को नौकरी दिलाए, बट इट इज़ नॉट गारंटेड नौकरी। जो 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 सवाल आपने पूछा है 4 साल बाद वाला, तो यस, ये गवर्नमेंट का चैलेंज है, गवर्नमेंट को एड्रेस करना है। इसमें आप मेरे को जिम्मेदार नहीं कर पाएंगे, सिवाय मेरी मॉरल जिम्मेदारी कि मुझे अपने जवानों को नौकरी दिलवाना है जो रिटायर हो। सर, एक सवाल इसमें उठता है, आप लंबे समय से फौज में आपने देखा चीजों को, क्या एक निराशा का भाव नहीं पैदा होगा युवाओं में फौज की तरफ जाने के लिए? अगर ये 4 साल का चीज रहता है, एक एज ए सिविलियन आप बताएं मुझे। नहीं, आप ये सवाल मेरे से एज अ सिविलियन मत पूछिए, मेरे से एज अ फौजी पूछिए, तो मैं उसका फौजी लेकिन मैं क्योंकि आज सिविलियन हूं, मैं इस बात को जवाब दे सकता हूं, मुझे अलाउड है, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने कहा निराशा, मैं आपको गारंटेड बता पाऊंगा कि फौज में हमें निराशा नहीं है इस बात की कि आप जा रहे हैं, लेकिन हमें इस बात की ज़रूर, ये हमारा कंसर्न है कि जो मेरा जवान बाहर जा रहा है वो भटकेगा शायद, कि मैं अब क्या करूं, जिसके लिए मैं मॉरली रिस्पॉन्सिबल हूं कि मैं उसको एक सेफ जगह लेकर जाऊं या कुछ करूं। आज की तारीख में जो भी इससे रिलेटेड पॉलिसीज़ हैं, ये आपकी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं। मुझे लगता है ये सवाल आपको गवर्नमेंट से ज़रूर पूछना चाहिए कि यस, 4 साल बाद वो कहाँ जाएगा। गवर्नमेंट ने इसका पार्शली आंसर दिया है, लेकिन आपको फुल आंसर अभी तक नहीं मिला है, क्योंकि एज फार एज फौज इज कंसर्न हमें इस टॉपिक के ऊपर सोचना ही मना है, मैं तो ये कहूँगा। बट एज अ सिविलियन मैं आपको बोल रहा हूँ कि यस, आपका ये सवाल गवर्नमेंट के लिए ज़रूर जायज़ होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, ये जो ट्रेनिंग है अग्निवीर की या जो भी, और जब इनको 7 साल 4 साल के बाद निकाल देते और ये जाके बाहर नौकरी करना मांगते हैं, तो जो कॉस्ट आती है उनकी ट्रेनिंग की, और जब आप किसी को निकाल रहे हैं तो इससे गवर्नमेंट का लॉस क्या है? मैं एज ए टेक्निकल बात है, आप इसको जवाब दे ना दे कोई बात नहीं, लेकिन अप्रोक्सीमेट ये बोल दे कि ये प्लस में है या माइनस में। मैं एक आदमी को ट्रेनिंग देता हूँ, चाहे वो किसी कंपनी में हो, कहीं पे भी हो, और फिर उसको 4 साल बाद निकाल देना, ये तो एक ट्रेनिंग का भी डिस्करेज है और उसको ठीक नहीं है। और दूसरा ये है कि उसकी कॉस्ट इतनी है, लेट अस से कि उसकी कॉस्ट 2 लाख रुपए आती है और आपने 4 साल ट्रेनिंग ली, जबकि उसने 20 साल 25 साल 30 साल काम कर, तो उसमें सरकार का, मिलिट्री का लॉस क्या? फौज निकालती है जिसको के जो गलत कर गया हो। एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हाँ, है। ये मैं आप समझिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप जब आए थे तो आप एक पर्टिकुलर स्कीम में एक टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आए थे। शॉर्ट सर्विस ऑफिसर जब आता है तो उसे मालूम है कि मैंने 5 साल करनी है, उसके बाद मेरे में से 50% सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है सर, जी। जैसे एज ए सिविलियन जो हमें लगता है, हमें स्टूडेंट्स को भी और हमें बाकी भी पत्रकारों को भी लगता है सर, कि सर जो एज सिविलियन की जब भी एक फौजी जाता है, जो उसको ट्रेनिंग AK-47 की या जो आधुनिक राइफल है या फिर स्टेन गन है सर, वो 4 साल के बाद उसको पूरी ट्रेनिंग हो जाएगी। और जैसा माहौल चल रहा है सर कि मतलब हरियाणा में भी, पंजाब में भी, और ऐसे में तो आपको नहीं लगता सर कि ये जो नौजवान है गैंगस्टरिज्म की तरफ बहुत ज्यादा प्रमोट होएगा? जो पीछे कुछ हत्याएं देखी हैं सर हमने, तो उसमें सर ये मिलिटेंसी और जो उनको भी, फौजियों को भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा सर, क्योंकि 4 साल में आप एक उसके ऊपर स्टैंप लगा के उसको सब कुछ करना आ जाएगा सर, हैंड ग्रेनेड से लेके AK-47 तक। ये लास्ट सवाल है सर। बिल्कुल डन, आपने जो बोला है वो बिल्कुल सही है। अगर आपके सवाल को मैं सीधे सीधे जवाब दूं कि यस, अगर एक सो कॉल्ड ट्रेंड सोल्जर जब सिविल में आएगा और अगर उसका दिमाग खराब हो रहा है और वो गैंगस्टर बनने के जा रहा है, तो उसको हथियारों की नॉलेज ज़रूर होगी, ये मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा समझा जाता है, सच देखिएगा कि मेरे हर साल 70 से 75 हज़ार सैनिक रिटायर होते हैं। पर वो अपनी ड्यूटी पूरी करके रिटायर, हाँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, डिप्रेशन में नहीं जाते। मैं बिल्कुल इसी बात पर आ रहा हूँ, क्योंकि वो लोग इसलिए ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि आप ही कहेंगे क्योंकि अब उनके खून में बस गया है कि वो एक सेटिस्फाइड पेंशन लेकर आए हैं, तो इसलिए वो इससे अलग रहेंगे। ये
आपकी सोसाइटी से निकलकर जो बच्चा हमारे पास आ रहा है, अगर उसका कल्चर, उसकी ग्रूमिंग इस तरह की है कि वो इस तरह से गलत जा सकता है, 100% मैं मान जाऊंगा आपसे कि यस, ये ट्रेनिंग मेरे ही देश और मेरी ही सोसाइटी के लिए लीथल हो सकती है, क्योंकि ही इज़ अ ट्रेन्ड मैन, अनलेस कर्नल धून हैज टू से समथिंग ऑन दिस। नो आई टोटली एग्री। बिल्कुल हथियार की शिक्षा दे के उसका मोटिवेशन लेवल इतना बढ़ा के उसके सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स को हमने फौज में रहते हुए जगा दिया, और अब वो किसी भी स्थिति में, जिस तरह की इन्फेंट्री यूनिट में होता है कि उसको बिल्डअप एरिया में लड़ाई करने की टेक्निक हम सिखाते हैं, जंगल वॉरफेयर हम सिखाते हैं, तो अगर वो सिविल स्ट्रीट में आता है तो बिल्टअप एरिया की जो लड़ाई की जो मूलभूत चीज़ें हैं वो सीख चुका है। तो हाँ, ये खतरनाक मोड़ है उस युवा के लिए, और अगर उसको किसी भी स्ट्रीम में उसको साइड स्टेप करके उसको नौकरी दी जाएगी तो वो एक बेहतर सलूशन होगा, बजाय इसके कि नॉलेज रखने वाले लड़के को जो शायद अब मोटिवेटेड उतना नहीं रहा, तो उसको गलत राह पे जाने देने के लिए या मौका देने के लिए या स्थितियों को पैदा करने से कहीं बेहतर है कि उसको आप एक सच्ची और करेक्ट राह दिखाएं, ताकि वो साइड स्टेप होके नेशनल बिल्डिंग की तरफ चल सके। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।